सोर्स भी लगाते ना। जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। अब तक जो हमारी चर्चा हो रही थी वो हम भाषा विज्ञान पर कर रहे थे। आगे भी भाषा विज्ञान पर बात करेंगे क्योंकि हम भाषा, वर्ड, शब्द, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय आदि टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो साहित्य को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए भाषा विज्ञान के साथ साथ हिंदी साहित्य और प्रशासनिक हिंदी काव्य शास्त्र ये सब भी आवश्यक है। तो आज हम चर्चा करेंगे वो किस पर करेंगे? साहित्य पर। साहित्य को समझने से पहले एक शब्द मैं लिख रही हूं, उसे देख लीजिए। तो एक शब्द पढ़ा होगा, वाङ्मय। पढ़ा है? ये शब्द वैसे तो हमने संधि करते समय पढ़ा ही था, हाँ या ना? तो वाङ्मय की संधि क्या हो जाएगी अगर विच्छेद करेंगे तो? वाक धन मय। अब वाक क्या होता है? वाक होता है वाणी, बोलना। यानी वाङ्मय को अगर शाब्दिक अर्थ में समझा जाए तो वाङ्मय का शाब्दिक अर्थ होता है जो कुछ भी वचन के द्वारा या बोलकर कहा जाए। जो कुछ भी वचन या बोलकर कहा जाए उसे क्या कहते हैं? वाङ्मय कहते हैं। अब इसमें हम ये समझ लेते हैं कि वाङ्मय हम यहाँ क्यों चर्चा कर रहे हैं। अगर सरल शब्दों में समझे, जो कुछ भी कहा जा रहा है या जो कुछ भी ध्वन्यात्मक है, लेकिन ध्वन्यात्मक कैसा हो? सार्थक ध्वन्यात्मक हो। ऐसा ना हो कि जैसे मान ली पशु पक्षियों की ध्वनि है तो वो सार्थक तो नहीं है। सार्थक ध्वन्यात्मक है, जो भाषा कह देते हैं हम, अगर वो है तो उसे क्या कहते हैं? वाङ्मय। वाङ्मय के महत्वपूर्ण 3 पार्ट होते हैं, तो साथ साथ नोट करते जाइए। सबसे पहले आता है आपका वार्ता, उसके बाद आता है शास्त्र, और उसके बाद आएगा आपका साहित्य। वाङ्मय को महत्वपूर्ण कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है? 3 भागों में, वार्ता, शास्त्र और साहित्य। अब देखो वार्ता क्या है? वार्ता का मतलब सामान्य बातचीत। बातचीत से मतलब, यानी वार्ता में महत्व किसका है? अगर ये कहा जाए तो बच्चे वार्ता में जो महत्व है वो अर्थ का महत्व होता है। किसका महत्व होता है? अर्थ का। शास्त्र कोई भी विज्ञान आप कह सकते हो, शास्त्र से मतलब आप कह सकते हो विज्ञान, क्योंकि विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान का मतलब होता है व्यवस्थित ज्ञान। और शास्त्र में शब्दों का महत्व ज्यादा होता है, जबकि साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है। अब अगर हम बात करें कि अब अगर हम ये कहें कि मान लीजिए वार्ता क्या है या सामान्य बातचीत क्या है, इसमें अर्थ का महत्व कैसे है, तो उसमें अर्थ का महत्व कैसे हो जाएगा? जैसे मान लीजिए आप लोग अभी क्लास में आए, और क्लास में जैसे ही आप आए और अगर आप लेट हो गए तो मैं आपसे नॉर्मली क्या कहूंगी? आ गए। जबकि आप तो आ गए, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आ गए। इसका मतलब क्या है कि मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि आप लेट कैसे हो गए। यानी मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, एक वाक्य प्रयोग किया, आ गए, लेकिन ये तो मुझे भी पता है ना कि आप क्लास में आ गए हो। यानी शब्द से अर्थ नहीं है, अर्थ का महत्व है। यानी या तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप लेट क्यों हो गए, या मैं ये कहना चाह रही हूँ, व्यंग में अगर कह रही हूँ कि बच्चे कल से टाइम से आना। यानी शब्दों की बजाय वार्ता में किसका महत्व होता है? अर्थ का महत्व होता है। या ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आप हो, आपके मित्र हैं, दोनों आपस में, आप क्लास में आए और आपने कहा और जवाब में क्या आया? केवल सांकेतिकी कर दिया, या हमने सिर्फ सिर हिला दिया कि और सब बढ़िया। अब उस में बहुत सारे भाव छुपे हुए हैं, कोई अर्थ शब्द नहीं है। तो वार्ता में किसका महत्व होता है? वार्ता में अर्थ का महत्व होता है। साहित्य से मतलब विज्ञान है। अब विज्ञान से मतलब आप क्या कह सकते हो? जैसे साहित्य में आप कह दीजिए, मान लीजिए आपने कह दिया संविधान, मान लीजिए आपने कहा नागरिक शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, ये सारी चीजें साहित्य में आ रही हैं। तो अब साहित्य में शब्दों का महत्व है या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल महत्व है भाई। वहां पर आपका जैसे मैथमेटिक्स है, विज्ञान है, वहां जो लिखा है उसका वही अर्थ है, यानी वहां शब्दों का सटीक अर्थ होता है। तो शास्त्र में या विज्ञान में किसका महत्व होता है?
अर्थ का, शब्द का महत्व होता है। लेकिन जो साहित्य है बच्चे, साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है। जैसे हम अलंकार पढ़ते हैं तो अलंकार में कहते हैं अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो होता क्या है कि वहां जहां शब्द का भी महत्व है, अर्थ का भी, दोनों में प्रतिस्पर्धा है। साहित्य के अंतर्गत हम और अगर अच्छे शब्दों में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि वांग्मय के साहित्य में, यानी वांग्मय का जो एक भाग है साहित्य, उसमें क्या है, शब्द व अर्थ के मध्य, अर्थ के मध्य प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा क्या है, कंपटीशन। यानी कभी कभी साहित्य में शब्द भारी हो जाते हैं, कभी कभी साहित्य में अर्थ भारी हो जाता है। अब शब्द कैसे भारी हो गए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो क्या हो गया, शब्दों का वजन ज्यादा हो गया। या आपने मान लीजिए कह दिया कि सारंग ने सारंग हनो सारंग बोलो आए, और जो मुख से सारंग कहे तो सारंग छूटो जाए, तो उसमें क्या हुआ, उसमें शब्द का महत्व ज्यादा हो गया। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो यानी कि साहित्य में कभी, और अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी बात कही जहां आपको अर्थ निकालना पड़े, जैसे कि आप अर्थालंकार में करते हैं, आपने कहा चरण कमल बंदो हरे राई, तो क्या हुआ, अर्थ का महत्व तो ज्यादा हुआ। तो साहित्य में शब्द और अर्थ के बीच में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। जबकि वाक्य में क्या होता है, वाक्य में अर्थ का महत्व होता है। जैसे मान लीजिए आपने बातों ही बातों में एक बात कह दी, जैसे आपने क्या कहा कि ना को चने चबाना, आप कहते हो अज्जल गगरी छलकत जाए, या लोहे के चने चबाना, दांत खट्टे कर देना। तो दांत खट्टे कर देना, अगर हम शब्द पर ही चले गए तो शब्द का मतलब तो ये हो गया, मान लीजिए आपने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, और अगर शब्द का ही महत्व हुआ तो शब्द के अनुसार तो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए रानी लक्ष्मीबाई ने नींबू ले लिया और दांतों पर रगड़ के दांत खट्टे किए हो, तलवार से काट के, ऐसा तो नहीं है। लेकिन वहां पर किसका महत्व है, अर्थ का महत्व है। लेकिन आप विज्ञान में तो नहीं कहेंगे ना कि दांत खट्टे हो गए, विज्ञान में तो आपने जो कह दिया, विज्ञान से मतलब जैसे मान लीजिए आपने कहा अर्थशास्त्र में कि उत्पादक मांग के अनुसार है, उत्पादक यानी प्रोडक्ट, जो भी चीज प्रोडक्ट हो रही है वो डिमांड के अनुसार है, तो वहां मांग का अर्थ भी सटीक है और उत्पादक का भी अर्थ सटीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यानी यहाँ पे किसका महत्व है, शब्द का महत्व है। लेकिन साहित्य में ऐसा नहीं होता, साहित्य में क्या होता है कि कभी कभी शब्द भारी होता है और कभी कभी अर्थ भारी होता है। तो इतनी सी बात नोट कर ली। ये साहित्य को समझने का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि वांग्मय है, वांग्मय के महत्वपूर्ण 3 पार्टों में हम डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो वांग्मय का मतलब है कि जो कुछ कहा जाए, जो कुछ वाणी में बांध लिया जाए, वही क्या है, वांग्मय है। 3 महत्वपूर्ण पार्ट हैं, वार्ता, साहित्य, शास्त्र और साहित्य। अब देखो हम क्या पढ़ने वाले, हिंदी साहित्य, तो क्या हमें वार्ता से कोई खास लेन देन है, नहीं है। शास्त्र की हम बात करेंगे, नहीं करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे साहित्य की। इतनी सी बात समझ में आ रही है? तो चलो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब हम डाल लेते हैं साहित्य। तो बच्चा साहित्य जो होता है ना, देखो अगर साहित्य को साहित्य शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए, जैसे हम आजकल काव्य शास्त्र भी कह देते हैं, तो वहां पर साहित्य को हम 2 महत्वपूर्ण भागों में बांट देते हैं। 2 महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से कर देते हैं, यानी 2 महत्वपूर्ण भागों में हम पहले कर देते थे। पहले हम करते थे कि एक तो होता है दृश्य साहित्य और एक होता है शब्द साहित्य। एक तरीका तो ये होता है तो भाई ये क्या हो गया, दृश्य साहित्य, और एक क्या हो गया, शब्द साहित्य। अगर मैं बात करूं कि भाई बच्चा कि दृश्य साहित्य क्या है, तो मुझे बताओ दृश्य साहित्य में आपसे पूछना चाह रही हूँ कि दृश्य साहित्य क्या है। तो दृश्य साहित्य बच्चे क्या होगा, जो हम देख सकें। दृश्य का मतलब क्या है, देखना, गुड मॉर्निंग। और शब्द का मतलब क्या है, सुनना। तो अब देखो हम देखते क्या है, तो बच्चा हम नाटक को भी देख लेते हैं, हाँ या ना। रंगमंच पर जो भी उपस्थिति होती है, नाटक हैं, उनको हम देखते हैं कि नहीं देखते, नाटक देखते हैं। जैसे आप आजकल सीरियल कह देते हो। शब्द में क्या होगा, शब्द में आप कविताएं सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, तो यहाँ आपका गद्य भी आता है, यहाँ आपका पद्य भी आता है। यानी कि हम इस तरह से न लिख करके, गद्य पद्य न लिख करके हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या आ सकता है, काव्य आ सकता है, और यहाँ पर क्या आ सकती है, कहानी आ सकती है। यहाँ पर क्या हो सकते हैं आपके बहुत सारी विधाएं होती हैं, वो भी हो सकती हैं। और करो गलतियां, पनिशमेंट तो फिर मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? यानी हम इन 2 तरीके से भी बांट सकते हैं, शब्द काव्य और दृश्य काव्य। लेकिन जो साहित्य हम पढ़ेंगे उसमें इसका बहुत ज्यादा महत्व ना होकर के हम साहित्य को फिर किस तरीके से डिवाइड करेंगे,
हम साहित्य के महत्वपूर्ण 3 भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम जो बच्चे साहित्य पढ़ने वाले हैं ना, वो ये पढ़ने वाले हैं। शब्द से मतलब है कि जिसको हम सुन सकें या जिसको हम पढ़ सकें। तो साहित्य के हम जिन महत्वपूर्ण 3 भागों की बात करने वाले हैं, वो महत्वपूर्ण बच्चे 3 भागों में डिवाइड होता है। और वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं बच्चा? एक तो होता है गद्य, एक होता है पद्य, और एक होता है चंपू। हाँ? अपनी सहेली का नाम रख देना, जैसे सुन के तुम लोग चौंके हो ना, तुम तो हॉस्टल वाले हो तो लिख देना अपने रूममेट का चंपू काव्य। हाँ, ये होता है, कहीं कहीं चंपू शब्द भी मिल जाएगा, कहीं कहीं चंपू काव्य भी मिलेगा। इतनी सी बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना? अब देखो क्या होना है। गद्य क्या है मैं आपसे पूछना चाह रही हूं। अगर मैं एक शब्द में आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे? तो देखो, हाँ, ये भी कह सकते हो कि गद्य में कहानियां होती हैं, पद्य में कविताएं होती हैं। बिल्कुल। लेकिन ये तो पता है कैसी बात रही कि आपसे पूछा गया फिरोजाबाद कैसे जाना, और आप बता रहे हो कि ऐसे करके पहले टूंडला से घूम करके तब जाओ, सीधे सीधे नहीं होता। यानी मैं डेफिनेशंस की बात कर रही हूँ। तो देखो बेटा, एक तो सामान्य डेफिनेशन ये होती है, जब हम छंद पढ़ते हैं तो छंद में हम क्या कहते हैं कि जो रचना यति गति लय तुक से युक्त होती है वो छंद होती है। यानी जिस रचना में यति हो, गति हो, लय हो, ये चीज समझाऊं मैं एक बार क्या होते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए आपने एक दोहा लिखा ना, रहमन पानी रखी, तो आपने सुना ही होगा, बिन पानी सब सून। तो आप जो कॉमा लगाते हैं ना बच्चे, कॉमा, जैसे भाषा विज्ञान में तो हम क्या कह रहे थे, विराम, अल्प विराम। लेकिन जब हम इसको साहित्य में पढ़ते हैं और काव्य में पढ़ते हैं तो इन चिन्हों को हम वहां कहते हैं यति। यति से बात समझ में आ रही है? जहां ये यति लगी होती है बच्चा, वहां पर यति में गति अवरुद्ध पैदा करती है। जैसे हमने कहा ना, रहमन पानी राखिए, फिर थोड़ा सा रुके, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। यानी कि अब आपने ये कविता पढ़ ली, अब मुझे ये बताओ कि इसी तरीके से आप कहानियां भी पढ़ते हो लय में? हाँ या ना? इसी लय में कहानियां भी पढ़ी जाती है क्या? अब बातें बंद कर लो। वेल डन। क्योंकि हर गलती की माफी नहीं होती, किस पर पनिशमेंट भी होना चाहिए, और होना ही चाहिए। चलो अब शुरू करें। यानी यति क्या है? जो आपके शास्त्र में कॉमा वगैरह जिन्हें आप कह देते हो, विराम चिन्ह कहते हैं भाषा विज्ञान में, उन्हीं को हम साहित्य में क्या कहते हैं? यति। इतनी सी बात क्लियर हो रही है? जहां जहां यति होगी वहां गति रुकेगी। हाँ या ना? अब क्या बताया? लय। और क्या बताया मैंने? एक चीज और बताई, तुक। तो बेटा एक बात बताओ, लय आप समझते हो, जिसे अनुतान कहा जाता है। किसी भी रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, या काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लेने बनाता, चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। क्या इसी लय में मैं कहानियां भी पढ़ूंगी? नहीं ना? यानी कि लय आप समझ गए, कहते ना लय में गाओ। हाँ या ना? और तुकबंदी क्या होती है? किसी भी, जब मैंने अंत्यानुप्रास पढ़ाया था तो तुकबंदी बताई थी। हाँ या ना? तो बच्चे जिस रचना में ये चीजें होती हैं, यानी एक तो बच्चों से जैसी डेफिनेशन ये भी होती है कि जिस रचना में यति गति लय तुक सब हो, वो क्या कहलाएगा? पद्य कहलाएगा। और जिसमें नहीं होंगी, यानी यति गति लय तुक से युक्त रचना, युक्त का मतलब क्या? सॉरी, मुक्त रचना क्या कहलाएगी? गद्य कहलाएगी। इतनी सी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? और यति गति लय तुक से युक्त रचना, 2 शब्दों का अंतर है केवल, एक में युक्त है, एक मुक्त है। तो बताओ, मुक्त में ये सारी चीजें होंगी कि नहीं होंगी? नहीं होंगी। यानी वहां पर गति नहीं है, लय नहीं है, तुक नहीं है, वो क्या है? गद्य है। और जहां पे यति गति लय तुक सब कुछ समाहित है, वो क्या है? पद्य है। इतनी सी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? और अगर अच्छे शब्दों में और डेफिनेशन से समझा जाएगा, हम एक शब्द में और ये भी कह सकते हैं कि जहां पर व्याकरण नियम ना हो, यानी कि व्याकरणिक नियमों का उल्लंघन। व्याकरणिक नियमों का उल्लंघन कहां होगा? व्याकरणिक नियमों का उल्लंघन होगा आपका
व्याकरणिक नियमों का पालन, ये तो होगा गद्य में। और पद्य में क्या होगा? व्याकरणिक नियमों का उल्लंघन। मैंने कहा राम आगरा जाता है, तो ये व्याकरण के नियमानुसार है, करता है, क्रिया है, कर्म है, सहायक क्रिया, क्रियानुसार लगा। और मैंने कहा जाता है राम आगरा, कविता सी बन गई। और अगर आगे से कहें, बात समझ में आ रही? तो व्याकरण के नियमों का पालन कहाँ होगा? गद्य में। और व्याकरण के नियमों का उल्लंघन कहाँ होता है? पद्य में। इतनी सी बात समझ में आ गई? गद्य और पद्य किसे कहते हैं ये बता दोगे? जहां यति गति लय तुक सब कुछ है, या जहां व्याकरण के नियमों का पालन हो रहा है, वो क्या है? गद्य। पालन हो रहा है, क्या होगा? गद्य। जहां यति गति लय तुक सब कुछ है और व्याकरण के नियम भी टूट रहे हैं, तो वहां क्या होगा? पद्य। इतनी सी बात समझ में आ गई, हाँ या ना? अब ये चंपू क्या है? इसे तो सुन के ही चौंके थे, तो मैंने कहा था अपने रूममेट का नाम रख लेना चंपू काव्य। देखो, जहां पर काव्य और गद्य दोनों मिल जाए, वो क्या होता है? चंपू काव्य। अब देखो कैसे समझना है। जब आप 9th 10th में पढ़ते थे तो उस समय आपने पढ़ा होगा, गिल्लू पढ़ा था, माधवी वर्मा का ठेले पर हिमालय पढ़ा, वेरी गुड। फर्स्ट ईयर क्लास में भारतवर्ष उन्नति कैसे हुई ये पढ़ा, ये भी पढ़ा था, बहुत अच्छे। तो मुझे ये बताओ, इनको लिख, या आपने एक नाटक पढ़ा होगा अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर बाजी, ये भी पढ़ा था। तो ये उसमें लिखे थे कि नहीं लिखे थे? पूरे पूरे पैराग्राफ्स में, हाँ या ना? और मैं नीर भरी दुख की बदली के ऐसे लिखा हुआ था, वो कविताओं में थी। बात समझ में आ रही है? अब गद्य और पद्य तो समझ में आ गया। अब लेखक ने ऐसी कोई रचना रच दी जिसमें उसने 4-5 लाइनें पहले गद्य की लिखी, फिर 3-4 लाइन पद्य की लिखी, फिर गद्य की लिखी, फिर पद्य की लिखी, दोनों चीजों को मिलाकर लिखा, वो क्या कहलाता है? चंपू। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? 2018 में हाई कोर्ट में पूछा गया था कि चंपू काव्य होता है ऑप्शन नंबर ए गद्य, ऑप्शन नंबर बी पद्य, ऑप्शन नंबर सी तीनों, मतलब गद्य पद्य मिश्रित, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो जवाब क्या होगा? गद्य पद्य मिश्रित। बात समझ में आ गई? जो गद्य और पद्य से मिश्रित है वही क्या है? चंपू काव्य। अब बताओ कहां दिक्कत है? शालिनी समझ में आ गया? गद्य क्या है? जहां व्याकरण के नियमों का पालन हो रहा हो, जहां यति गति लय तुक ना हो। पद्य क्या है? जहां यति गति लय तुक सब हो और व्याकरण के नियम टूट रहे हो या उल्लंघन हो रहा हो। और चंपू क्या है? जहां पर काव्य और गद्य दोनों मिश्रित होकर के चल रहे हैं, कुछ पंक्तियां काव्य की होंगी, कुछ पंक्तियां गद्य की होंगी, वही क्या कहलाएगा? हमारा चंपू काव्य कहलाएगा। अब अगर आपसे पूछ ले, हालांकि देखो महत्वपूर्ण तौर से हम जिसे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गद्य और पद्य। चंपू में तो थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन समझना तो जरूरी है। अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया तो बताएंगे कैसे? बात समझ में आ रही है? अगर चंपू काव्य की बात की तो महत्वपूर्ण एक रचना आती है रोड़ा कवि, हालांकि इसको मैं और ठीक से लिखाऊंगी, अभी सिर्फ बता दे रही हूँ क्योंकि हमारी बात इन पर ज्यादा होगी। एक राइटर हुए रोड़ा कवि नाम के, क्या नाम क्या था राइटर का? रोड़ा कवि। इन्होंने एक रचना लिखी राउल बेल। कौन सी रचना लिखी? राउल बेल। इस रचना के दो, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पर दो क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होते हैं। पहली बात कि ये रचना किसने लिखी? राउल बेल रचना किसने लिखी? रोड़ा कवि ने। दूसरी बात, ये कैसा काव्य? तो बच्चे ये कैसा काव्य है? चंपू काव्य। एक क्वेश्चन मिलता है कि भैया ये हमें कहां मिली? तो बेटा ये हमें शिलाओं पर लिखी मिली, इसीलिए इस रचना को शिलांकित रचना भी कहते हैं। एग्जामिनर क्या कर लेता है, कई बार तो वो कहता है राउल बेली है, गद्य पद्य चंपू सभी, तो आंसर क्या होगा? चंपू। और कई बार वो पूछ लेता है कि राउल बेल है शिलांकित मतलब पुस्तकांकित यानी पुस्तक में अंकित है, दोनों या कोई नहीं, तो कैसी है? शिलांकित। यानी हमें शिलाओं पर, पत्थरों पर लिखी हुई मिली। इतनी सी बात समझ में। और भी बहुत सारी बातें इसमें, नायिका भेद वर्णन है और राउस राजसी परिवार की 7 प्रकार की नायिकाओं का भेद है, वो सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल बस मैंने ये बताया। इसमें महत्वपूर्ण तौर से 2 रचनाएं आती हैं, एक तो यही पूछी जाती है राउल बेल, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो ये यशोधरा महाकाव्य है मैथिली षड़गुप्त का, वो भी चंपू काव्य में लिखा गया है। इतनी सी बात समझ में आ रही है? हम जिनको पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गद्य और पद्य। इतनी सी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? अगर मैं ये बात करूं कि भाई गद्य पद्य में होता क्या क्या है, ये समझ लें।
अगले पेज पर समझते हैं, किसी पे कर लें। हो तो जाए, लेकिन गर्मियों की वजह से इतना सफिशिएंट है। चलो अब हम समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, मतलब कौन कौन सी विधाएं आती हैं। रचनाएं तो खैर बहुत है। देखो गद्य में क्या क्या होगा। गद्य में आपकी कहानी हो सकती है, सबसे पहले सुनी है। उपन्यास हो सकते हैं, निबंध हो सकते हैं, रिपोर्टाज हैं इसी में, इसके अलावा आपके उपन्यास हो गए, नाटक हो गए, यानी लगभग 16 विधाएं आती हैं। अब तो खैर 20 भी मिलती हैं। और पद्य में क्या है, पद्य में तो आपकी कविताएं आती हैं, काव्य है, महाकाव्य है, चंपू काव्य। इतनी सी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। चलो देखो आगे समझते हैं। यहां लिखे लेते हैं गद्य। गद्य में क्या क्या आता है, हाँ क्योंकि वहां पेज बहुत ज्यादा भर रहा था। देखो सबसे पुरानी विधा तो हमें कहानी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, कहानी। कहानी आपने मुंशी प्रेमचंद की पढ़ी होंगी, आप जानते होंगे कहानी क्या होती है, दादी नानी से सुनी होंगी। और क्या मिलता है आपको, उपन्यास मिलता है। इसके अलावा यहाँ क्या मिलेंगे आपको, नाटक मिलेंगे, निबंध होंगे, रिपोर्टाज भी होंगे। इसके अलावा आपका यात्रा साहित्य भी होगा। क्या हुआ, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, आलोचना होगी। इसके अलावा आपके गद्य गीत भी होंगे। और क्या होगा, पत्र लेखन भी होगा, पत्र साहित्य भी होगा। और इसके अलावा आपकी जीवनी इसी में आती है, आत्मकथा भी इसी में आएंगी। क्या हुआ, बात समझ में आ रही है। और भी बहुत सारी विधाएं। कहानी आप लोग समझते हैं, उपन्यास समझते हैं, नाटक आपने अंधेर नगरी चौपट से पढ़ा था, निबंध आपने कुटुज पढ़ा है, कुटुज वो निबंध में ही आता है। रिपोर्टाज नई विधा है लेकिन एग्जाम में ठीक ठाक तरीके से। यात्रा साहित्य के नाम में आपने कौन सा पढ़ा होगा, आपने राहुल चांद्रत्यायन का दिया गया पाठ पढ़ा है, वो यात्रा साहित्य के अंतर्गत आता है। आलोचना और समीक्षात्मकता में भी बहुत सारी रचना आते हैं, गद्य गीत में भी है, पत्र साहित्य, जीवनी और आत्मकथा। इनमें बेसिक अंतर समझ लो। वैसे तो जब आप कराएंगे तो उसे डीपली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जीवनी हमेशा दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, और जिसकी जीवनी लिखी जा रही है उसके मरने के बाद लिखी जाती है। बात समझ में आ रही है। आत्मकथा खुद के द्वारा लिखी जाती है। इसके अलावा एक और आती है, डायरी भी आती है, दिन दैनी भी जिसको कहते हैं। गद्य की बहुत सारी विधाएं हैं। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं पद्य की, क्योंकि यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। देखो पद्य में 3-4 तरीके के काव्य पढ़ते हैं, पद्य तो है ही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महाकाव्य की। एक तो महाकाव्य होता है, प्रबंध काव्य होता है, और मुक्तक काव्य भी होता है। अब देखो महाकाव्य क्या है, पहले वो समझो। किसी भी रचना को हम महाकाव्य तब कहते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपको मान लीजिए टीजीटी का फॉर्म डालना है, सपोज दैट। तो टीजीटी का फॉर्म डालने के लिए क्या करते हैं, बीएड होना कंपलसरी है, और बीएड में कुछ सब्जेक्ट कोड जरूरी है। या मान लीजिए आपने अभी उसके अभी जो हल्ला चल रहा है यूपी पुलिस को लेकर के चल रहा है, क्योंकि शिक्षक भर्ती फिलहाल तो कोई आइडिया है नहीं, पिछली टीजीटी पीजीटी एग्जाम होने हैं। तो यूपी पुलिस के लिए क्या चाहिए भाई, पहले तो आपका इंटर होना चाहिए और एक हाइट का मानक होना चाहिए, यानी एक मानक तय है कि नहीं है, पहले ये बताओ। तो
कोई भी रचना जब किसी साहित्य शास्त्र के द्वारा बनाए गए मानकों पर पूरी उतरती है। अब महाकाव्य के लिए क्या मानक है? एक तो मानक ये है कि कम से कम इसमें 8 सर्ग होने चाहिए, चैप्टर होने चाहिए, यानी उसकी लंबाई भी बड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा एक मानक ये भी है कि इसमें श्रृंगार रस, वीर रस या आपके करुण रस में से कोई एक प्रधान रस हो, नायक धीरोदात्त या धीरोदात्त का हो। यानी हम ये एक शब्द में ये कह सकते हैं कि साहित्य के मानकों पर, यानी मानकों पर आधारित रचना, यानी कोई भी रचना अगर महाकाव्य के मानकों को पूरा कर रही होगी तो उसे हम क्या कह देंगे? महाकाव्य कहेंगे। इतनी सी बात समझ में आ रही है। एक होता है प्रबंध काव्य। प्रबंध शब्द से ही पता चल रहा है, प्रबंध का मतलब है मैनेज। कोई भी रचना पूरे मैनेजमेंट के तरीके, पूरे मैनेजमेंट से मतलब क्या है? बिल्कुल क्रम से लिखी गई हो। क्रम से लिखने का मतलब पहले जन्म हुआ हो, फिर जैसे रामचरितमानस है तो पहले अयोध्या का वर्णन है, फिर दशरथ जी का वर्णन है, मतलब थोड़ा बहुत तो और भी उनका कुल का भी मिलता है। फिर भगवान राम पैदा हुए हैं, उसके बाद वो बड़े हुए हैं, गुरुकुल में शिक्षा लेने गए हैं, फिर वापस आए हैं, तब फिर ऋषि के आश्रम में गए हैं, फिर वहां से विवाह हुआ है। सब कुछ क्रम से चला रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ ना रामचरितमानस में पहले से राम जी का विवाह करवा दिया, फिर याद आया कि अरे उनका जन्म तो रह ही गया तो फिर जन्म करवा दिया, यानी बेतरतीबी तो नहीं है। कोई भी रचना जो पूरी तरीके से मैनेज होकर चल रही है, बिल्कुल सीरियल से चल रही है, क्रम से चल रही है। पहले जन्म हुआ, फिर बड़े हुए, विवाह हुआ, वन को गए, रावण को मारा, फिर लौट करके आए, फिर सीता का परित्याग किया, उसके बाद लवकुश पैदा हुए, फिर राम ने लवकुश को सिंहासन, यानी सारी चीजें मैनेज से क्रम से चल रही है, तो वो क्या कहलाती है? प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य का मतलब बच्चे क्या होता है? एक और होता है इसमें खंड काव्य। आप एक और ऐड कर लीजिए, खंड काव्य। मुक्तक काव्य आपने 9th क्लास में एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, अभी तो मुकुट बना था हाथ, अभी हुए हल्दी के हाथ, पढ़ा था। ये जो पंक्तियां है ना, ये सुमित्रा नंदन पंत ने एक मुक्तक काव्य लिखा था परिवर्तन के नाम से। अब देखो ये मुक्तक कैसे, तुम उस एग्जाम्पल से समझोगे तो मुझे लगा ज्यादा बेहतर समझ जाओगे। वो जो आपने पंक्तियां पढ़ी, अभी तो मुकुट बना था हाथ, अभी हुए हल्दी के हाथ, यानी वो एक ऐसी महिला का वर्णन है जिसकी अभी अभी शादी हुई थी और उसके पति की मृत्यु हो गई है। ऐसी महिला का वर्णन 4 लाइनों में उस महिला का वर्णन है। उससे पहले की जो 4 लाइनें हैं उसमें एक ऐसी माँ का वर्णन है जिसको अभी अभी माता बनी थी, अभी अभी माँ बनी है। अब जब महिला जब माँ बनती है तो वो स्तनपान कराने की क्षमता से भी भरपूर होती है। वो अभी अभी सुबह ही तो माँ बनी थी और शाम होते होते उसका पुत्र काल के ग्रास में चला गया। तो मुझे ये बताओ, जो एग्जाम्पल आपने पढ़ा था और उससे पहले वाला पंक्तियां जो मैंने अभी आपको बताई, क्या इन दोनों का आपस में कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है भाई। वो एक अलग महिला का वर्णन है, वो एक अलग महिला का वर्णन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जहां एक पद का, एक छंद का दूसरे छंद से कोई संबंध नहीं है, सब एक दूसरे से फ्री है, वो क्या है? नाम से ही पता चल रहा है नहीं चल रहा? अब समझ में आ गया। जब एक छंद का, एक पद का दूसरे पद से कोई संबंध नहीं है आपस में, यानी एक पद का पूर्वा या उत्तरा पद से जब कोई संबंध ना हो, उसे क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब एक और मैंने आपको बताया, क्या? खंड काव्य। खंड काव्य क्या होता है? जैसे मैंने यहां बताया तो रामचरितमानस, हाँ या ना? रामचरितमानस की बात हुई। रामचरितमानस में क्या हुआ कि भाई पहले अयोध्या का वर्णन था, फिर राम जी पैदा हुए, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, पढ़े, शिक्षा ग्रहण की, ये सब तो ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर लें निराला की लिखी गई राम की शक्ति पूजा, या हम और किसी की बात कर लें जिसमें सिर्फ एक ही खंड का वर्णन हो, जैसे मान लीजिए हमने ऐसी कोई रचना ले ली, या हम एक नरेश मेहता की ले लेते हैं, संशय की एक रात। तो संशय की एक रात में क्या है कि राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा है। युद्ध से पहले मतलब युद्ध तो चल ही रहा है, जिस दिन रावण का मरने वाला है उससे पहले राम पूरी रात नहीं सोए। वो सोच रहे हैं सिर्फ एक सीता के लिए न जाने कितने लोगों का नरसंहार हो गया। अब इसमें राम के जन्म की भी बात महत्वपूर्ण तौर से नहीं कही गई, उनके विवाह की बात भी नहीं कही गई, यानी एक पर्टिकुलर खंड की बात हुई, एक पर्टिकुलर हिस्से की बात हुई, तो वो क्या कहलाएगा? खंड काव्य। बात समझ में आ रही है? यानी देखो वैसे तो शब्दों में ही सारी डेफिनेशन है। महा का मतलब क्या है? बड़ा, और बड़े से मतलब बस इतना सा है कि जो साहित्य शास्त्र ने या जो काव्य शास्त्र ने जो मानक दिए किसी भी रचना को महाकाव्य बनने के लिए, उन मानकों को यदि कोई रचना पूरा कर लेती है तो वो क्या कहलाती है?
महाकाव्य। यदि कोई रचना पूरे क्रम से लिखी गई हो, मैंने तरीके से, प्रबंध तरीके से लिखी गई है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य। लेकिन अगर किसी रचना में एक पद का पूर्वा या उत्तरा पद से कोई संबंध नहीं होता, एक दूसरे से मुक्त होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मुक्त काव्य। और अगर किसी रचना में किसी के जीवन विशेष का सिर्फ एक खंड का ही बोध हो, तो उसे क्या कहेंगे? खंड काव्य। ऐसा भी हो सकता है एक रचना में एक खंड का हो, दूसरा भाग है तो दूसरे खंड का वर्णन हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन एक रचना में अगर पूरे जीवन का वर्णन ना होकर के क्रम से वर्णन हो, किसी एक विशेष खंड का वर्णन हो, जैसे अगर कहीं पे आप कहीं नाटक देखने में बोले किसका नाटक मंचन हो रहा है, कि सीता हरण का मंचन हो रहा है, कि सीता का हरण कैसे हुआ, तो सीता हरण का ही मंचन हो रहा है, सीता जी कब पैदा हुई, क्या हुई, इन सारी चीजों की बात नहीं हो रही है। तो ये पद में महत्वपूर्ण 4 भाग होते हैं, ये चारों समझ में आ गए, हाँ या ना? ये मुख्य भाग होते हैं। चलो बात करते हैं कि गद्य और पद्य तो भैया हमें समझ में आ गए। हमने वांग्मय के भी 3 भाग समझ लिए कि वांग्मय के 3 भाग क्या है, कि वांग्मय के 3 भाग होते हैं भाई, साहित्य, वार्ता और शास्त्र। शास्त्र और वार्ता से हमारा कोई संबंध नहीं था, हमें साहित्य पढ़ना था। उसके बाद हमने साहित्य में देख लिया कि भाई महत्वपूर्ण 2 भाग होंगे, गद्य और पद्य। एक और भाग साथ साथ चलता है चंपू, वो भी हमने देख लिया। गद्य पद्य भी समझ लिया कि मुख्य मुख्य क्या होंगे उसमें, ये बात हमारी बात होगी। अब हम ये तो समझ लें कि हमें कैसे पढ़ना है। तो बच्चे देखो, हमें जो पूरा साहित्य पढ़ना है वो 4 कालों में पढ़ना है। कितने में पढ़ना है? तो हम हेडिंग डाल लेते हैं काल विभाजन। ठीक, अब ये 4 काल कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपका आता है आदिकाल। उसके बाद आपका आएगा भक्ति काल। उसके बाद हम बात करेंगे रीतिकाल की, ये तो पढ़े होंगे ना। और फिर हम बात करेंगे आधुनिक काल की। अब देखो, इन चारों ही कालों में हम सब कुछ पढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ने से मतलब गद्य भी पढ़ेंगे, पद्य भी पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण चंपू रचना अगर होगी तो हम उसका भी वर्णन कर लेंगे। हालांकि चंपू रचना से क्वेश्चन आते नहीं, 1 या 2 रचना से आते हैं, वो तो मैंने आपको बताया, एक यशोधरा से ज्यादातर पूछा जाता है और एक राहुल द्विवेदी से। लेकिन अगर फिर भी कोई महत्वपूर्ण रचना ऐसी है जो चंपू काव्य विधा में लिखी गई, तो उसके बाद हम कर लेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। 4 काल हैं, चारों में गद्य पद्य हम ठीक से पढ़ेंगे। अब देखो, पहले हम ये समझ रहे गद्य पद्य होता क्या, कितने मात्रा में कितना होगा। तो बच्चे देखो, आदिकाल में गद्य हमें बहुत कम मिलेगा। मैथमेटिक्स का कोई नियम नहीं लगा रही हूं, लेकिन एक सामान्य परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं, एक एवरेज में। तो गाद्य काल में जो गद्य होगा ना बच्चे, वो हमें मुश्किल से मुश्किल मान लेते हैं 2% मिलेगा। गद्य कितना मिलेगा? 2%। अब एकदम मैथमेटिक्स के माइंडसेट से मत पढ़ लेना, लेकिन जो पद्य होगा वो कितना होगा? 98%। यानी जितना ऑल ओवर आदिकाल का साहित्य, उसमें सबसे ज्यादा हमें क्या पढ़ना है? पद्य पढ़ना है। गद्य तो एक आध रचना मिलती है। अगर भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल में भी जो गद्य है हमारा, वो थोड़ा सा बढ़ गया है। और थोड़ा सा बढ़ने से मतलब हम कह सकते हैं लगभग 5%। हालांकि हमें 5% भी नहीं मिलता, लिख लेते हैं क्योंकि कुछ रचनाएं मिलती हैं। और यहाँ पर पद्य फिर हमारा कितना हो जाएगा? 95%। यहां भी हमें सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है? पद्य पढ़ना है। एग्जाम की दृष्टि से बता रही हूँ, महत्वपूर्ण तौर से, है ना। और अगर रीतिकाल की भी बात करें तो रीतिकाल में भी गद्य हमें इतना नहीं मिलेगा, बमुश्किल 12% मिल सकता है। मतलब 10 में ही हम बात को समेट देंगे, 8 या 10 में, 10 ही रहने देते हैं, 12 थोड़ा ज्यादा हो गया। और पद्य हमारा लगभग यहाँ कितना होगा? लगभग 90%, 90%। लेकिन बच्चे अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो बिल्कुल वहां से रिवर्स कंडीशन हो गई है, बिल्कुल लगभग रिवर्स। यहां पर जो हमें गद्य मिलेगा ना बच्चों, वो लगभग हमें 95, और अगर हम 98 भी कह लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलो 95 ही रख लेते हैं। और यहाँ पर जो पद्य हमें पढ़ना है वो कितना पढ़ना है? लगभग 5%। कारण यहाँ पर गीत भी गद्य गीत के नाम से लिखे जाने लगे, भले ही हमने उन्हें क्या रखा? पद्य की विधाओं में रखा। बहुत सारी विधाओं का, गद्य की उपन्यास थे या आपकी निबंध थे, आलोचना थी, रिपोर्टाज थे, उन सारी विधाओं का जन्म हमें कहाँ मिलता है? आधुनिक काल में मिलता है। आधुनिक काल, गद्य काल इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा क्योंकि वहां पर गद्य की बहुत सारी विधाओं का जन्म हो गया। ये किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे कि किस काल में कितना है, लेकिन आपको आइडिया रहना चाहिए कि हम किस काल में किसको सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए इसको हटा देते हैं, इसको नोट भी नहीं करना है, बस सिर्फ समझाने की दृष्टि से दिया था।
अब हम बात करते हैं, देखो वैसे तो इन कालों का जो विभाजन था ना, काल विभाजन, वो बहुत सारे, लेकिन अभी यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर लेती हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि जो आदिकाल है वो 1150 से लेकर के 1350 विक्रमी संवत तक, कहां तक? विक्रमी संवत तक। और 1350 से लेकर के 1700 तक, और ये भी किसमें जा रहा है? विक्रमी संवत में। हमारा भक्ति काल है। 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक क्या है हमारा? रीतिकाल। और 1900 विक्रमी संवत से लेकर के अगतन तक, अब तक क्या है हमारा? आधुनिक काल। अब तक चला रहा है, लेकिन ये भी क्या है हमारा? विक्रमी संवत। अब एक चीज समझ लो, इसको मैं नोट नहीं, आपको नोट कर लेनी है, मैं यहां नहीं रखूंगी। जो हमारी क्या है? विक्रमी संवत है, उसमें से 57 कर दो बच्चे माइनस, तो बताओ कितना बचा? ये क्या है? विक्रमी संवत। और ये क्या है? ईसवी। आप कहते ना 2023 ईस्वी, 2023 में ही हो कि 24 में हो? 23 में हो। अभी निकल के कौन सी गई है? आएगी कौन सी? किसकी बात कर रहे हैं? ईस्वी की। ये एग्जाम में पूछ लेता है, ये आपको पता होना चाहिए, मैं अलग से स्पेशली नहीं लिखाऊंगी। वो पूछ लेगा विक्रमी संवत में कितना माइनस करने से ईस्वी बनती है, या ईस्वी में कितना माइनस प्लस करने पे विक्रमी संवत बनती है। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? नोट कर लिया? इसको मैं यहां से साफ करने वाली हूं, इतना नोट कर लो, बाकी के नोट करने के लिए मैं पूरा समय दूंगी। विक्रमी संवत में 57 माइनस करने से ईस्वी निकल आती है, और ईस्वी में 57 यदि प्लस कर दिए जाएंगे तो विक्रमी संवत निकल आएगी। पिछली बार यूपीएसआई में भी शायद पूछा गया था कि विक्रमी संवत में कितना माइनस करें कि ईस्वी मिल जाए, तो कितना माइनस करोगे? 57। उसमें ऑप्शन में थे 50, 57, 67 और शायद एक 73 था, 78 था। तो कितना माइनस करना है? 57, 57। अब भूलोगे तो नहीं? अब तो साफ कर दे रही हूं इसको। देखो एक बात ध्यान से समझो, ये जो मैंने टाइम ड्यूरेशन लिखाया है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लिखाया है। वैसे बहुत अलग अलग राइटरों ने अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दिया है। इतनी सी बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना? अब क्योंकि हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या महत्वपूर्ण तौर से पढ़ेंगे। ठीक, देखो आदिकाल में आप सबसे पहले पढ़ेंगे बौद्ध नहीं लिखते, बौद्ध धर्म से ही वैसे आए थे, सिद्ध और नाथ साहित्य। सबसे पहले नंबर पर आप क्या पढ़ेंगे? सिद्ध और नाथ साहित्य। दूसरे नंबर पर आप महत्वपूर्ण तौर से क्या पढ़ेंगे? इसको सीधे सीधे क्रम में लिख लेते हैं। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें महत्वपूर्ण तौर पर सिद्ध और नाथ साहित्य। फिर इसमें हम पढ़ेंगे रासो साहित्य। ये तो आपने 9th 10th में भी पढ़ाई होगा, पृथ्वीराज रासो, हम्बीर रासो, खुमाड़ रासो। ठीक है। फिर हम आज इसमें पढ़ेंगे जैन साहित्य। फिर हम इसमें पढ़ेंगे लौकिक साहित्य। ये तो हम महत्वपूर्ण तौर पर पढ़ेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? इसमें एक नाम और पढ़ेंगे, एक महत्वपूर्ण नाम इसमें पढ़ेंगे जिसका नाम लिख लेना जरूरी है, अमीर खुसरो। एक शब्द में हम ये भी कह सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से कि अमीर खुसरो के बिना आदिकाल कंप्लीट नहीं होता। अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। भक्ति काल में बच्चे हम भक्ति काल को दो भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सगुण में, सगुण भक्ति धारा, और दूसरी पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति धारा। अगर सगुण भक्ति धारा की बात करूं तो इसको फिर से हम दो भागों में पढ़ लेंगे। और सगुण भक्ति धारा में पहला पार्ट मान लीजिए हम पढ़ लेंगे राम काव्य परंपरा, और दूसरा हम पढ़ेंगे कृष्ण काव्य परंपरा। इतनी सी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? निर्गुण भक्ति धारा को भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। इसमें एक पढ़ेंगे हम संत काव्य परंपरा, और दूसरा पढ़ेंगे हम सूफी काव्य परंपरा। इतनी सी बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना? अच्छा, इसमें जो महत्वपूर्ण नाम आए ना, जैसे राम काव्य में हम सबसे पहले महत्वपूर्ण रूप से किसे पढ़ेंगे? तुलसीदास को।
महत्वपूर्ण रूप से मतलब ये कि राम काव्य परंपरा का प्रवर्तक किसने किया, प्रवर्तक किसे मानते, और कृष्ण काव्य में किसको माना जाता है, सूरदास जी को। कितनी सी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। संत काव्य के प्रवर्तक कौन थे, कबीरदास। सूफी काव्य के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं, जायसी। मामला क्लियर हुआ। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं रीतकाल की। तो बच्चे रीतकाल को ना हम 4 महत्वपूर्ण भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीतबद्ध, फिर हम पढ़ेंगे रीत सिद्ध, उसके बाद हम पढ़ेंगे रीत मुक्त, और एक पार्ट हम इसमें पढ़ेंगे रीत इतर। कितनी सी बात क्लियर हुई, हाँ या ना। देखो आधुनिक काल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आधुनिक काल में सबसे पहले पढ़ेंगे भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग हमारा कहां से कहां तक है, 1850 से 1900 तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग हमारा कहां से कहां तक है, 1900 से लेकर के 1918 तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे छायावाद युग, और छायावाद युग है हमारा 1918 से लेकर के 1936 तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे छायावादोत्तर युग, और छायावादोत्तर हमारा 1936 से लेकर के 1942 तक। फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद में प्रगतिवाद। हालांकि छायावाद उत्तर को फिर क्या कहा गया था, प्रगतिवाद कहा गया था। यानी फिर हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद होगा हमारा 1943 से लेकर के 1954 तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे नई कविता, और नई कविता हम पढ़ते हैं 1954 से लेकर के 1960 तक। और नई कविता के बाद हम पढ़ेंगे साठोत्तरी कविता, और जो साठोत्तरी कविता, एक मिनट, है 1960 से लेकर के 1990 तक। और फिर हम पढ़ेंगे समकालीन कविता। समकालीन कविता में बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे 1990 से लेकर के अब तक। तो फटाफट से पहले इसको बनाओ, छंद 1850 से 1900 तक। हाँ अब देखो, पहले एक बात समझ लो इसको थोड़ा। अब देखो 4 महत्वपूर्ण कालों में हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल में महत्वपूर्ण रूप से सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिद्ध और नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य हालांकि विरोधी काव्य परंपरा है, विरोधी कार्य करने के तरीके, लेकिन ये दोनों की दोनों बौद्ध धर्म से आई थी। बौद्ध धर्म हमने सुना है। रासो परंपरा आप जानते हैं किसे कहते हैं, जहां राजाओं के बारे में बात कही गई। फिर हम पढ़ेंगे जैन काव्य, यानी जो जैनों के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण दौर से लिखा गया। फिर पढ़ेंगे लौकिक काव्य, जो यानी लोक का काव्य था, आम जनजीवन का, और इसमें एक महत्वपूर्ण नाम पढ़ते हैं अमीर खुसरो। इतनी सी बात समझ में आ गई। भक्ति काल को महत्वपूर्ण 2 भागों में पढ़ेंगे, सगुण और निर्गुण। सगुण को 2 भागों में फिर बांटेंगे, राम काव्य परंपरा, कृष्ण काव्य परंपरा। राम काव्य परंपरा के प्रवर्तक या महत्वपूर्ण जो लेखक हैं, कवि हैं, वो कौन है, तुलसीदास। कृष्ण काव्य परंपरा के कौन है, सूरदास। निर्गुण भक्ति परंपरा फिर 2 भागों में बटी, संत काव्य और सूफी काव्य। तो संत काव्य परंपरा के महत्वपूर्ण प्रवर्तक कौन है, कबीरदास। सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक कौन है, जायसी। जायसी इसलिए क्योंकि उनका नाम जायसी। अब देखो तुलसीदास का जन्म कहां हुआ, राजापुर के बांदा जिले में। सूरदास का जन्म क्या हुआ, वृंदावन के पास में। कबीरदास का जन्म कहां हुआ, काशी में। जायसी का जन्म कहां हुआ, रायबरेली के जायस नगर में। सब यूपी वाले हैं, पूरा यूपी पढ़ना है ठीक से। भक्तिकाल एग्जाम में आता भी ठीक ठाक लेवल पर है, 2 ज्यादा आते हैं, एक भक्तिकाल और दूसरा आधुनिक काल। बात समझ में आ रही। रीत काव्य परंपरा में 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। सबसे पहले होता है रीत सिद्ध,
उसके बाद आता है रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त और एक रीत इतर। रीत का मतलब समझ लो क्या होता है, जो संस्कृत में काव्यशास्त्र ग्रंथ लिखे गए उनका सरल रूपांतरण करके उदाहरण के माध्यम से कही गई बात क्या थी, रीतबद्ध परंपरा। यानी पहले वो नियम बताते थे फिर उदाहरण देते थे, वो ऐसे कवियों को किसे कहा गया, रीतबद्ध परंपरा के कवि। ऐसे कवि जो नियमों का पालन तो कर रहे थे लेकिन नियम नहीं बता रहे थे, वो थे रीत सिद्ध परंपरा। बात समझ में आ गई। ऐसे कवि जिन्हें रीत और नियम कानून से कोई मतलब नहीं है, शास्त्र वास्त्र जो अपने मन का लिख रहे हैं, वो कौन है, रीत इतर परंपरा। और कुछ रीत मुक्त परंपरा। और कुछ ऐसे भी हुए जो रीत से इतर गए, यानी जिन्होंने वीर काव्य भी लिखा, जिन्होंने भक्ति काव्य भी लिखा, जो कि रीत काल की मुख्य प्रवृत्ति नहीं थी, यानी मुख्य प्रवृत्ति से हट करके लिखा, उसे क्या किया, रीत इतर काव्य। इतनी सी बात समझ में आ गई। आधुनिक काल 1900 विक्रमी संवत से शुरू हो जाता है अगतन तक। इसमें महत्वपूर्ण भागों की बात करें तो भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर को ही प्रगतिवाद भी कह देते हैं, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता। भारतीय युग 1850 से 1900 तक था, द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक, छायावाद 1918 से 1936 तक, छायावादोत्तर 1936 से 1942 तक, कहीं कहीं 43 भी मिलता है, और प्रयोगवाद 1943 से 1954 तक, नई कविता 1954 से 1960 तक, और नई कविता के बाद आई हमारी साठोत्तरी कविता, 1960 के बाद की कविता 1960 से 1990 तक, और फिर हमारी 1990 के बाद जो आज तक चल रही उसे कहते हैं समकालीन कविता। हालांकि साठोत्तरी, नई कविता और प्रयोगवाद के समानांतर एक धारा प्रपद्धवाद के नाम से भी चली, जिसको महत्वपूर्ण बिहार से चली, और नई कविता के साथ कहानी, बाम कविता, बहुत सारी कविता आंदोलन चले, उन सबकी चर्चा हम इधर करेंगे। इतनी सी बात समझ में आ रही है। अब तक अगतन तक इतनी सी बात करिए। यानी आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सिर्फ इतना पढ़ा, हमने एक परिचय लिया किसका, जो हमें हिंदी साहित्य पढ़ना है। तो हिंदी साहित्य किसका महत्वपूर्ण भाग है, वांग्मय का। वांग्मय के 3 महत्वपूर्ण भाग, वार्ता, शास्त्र और साहित्य। वार्ता में किसका महत्व है, अर्थ का। शास्त्र में किसका महत्व है, शब्द का। साहित्य में क्या है, शब्द और अर्थ के मध्य में प्रतिस्पर्धा, यानी दोनों का बराबर महत्व है। फिर हमने साहित्य को एक साहित्य शास्त्र के परिदृश्य से देखा, लेकिन ये इंपोर्टेंट है कि साहित्य के महत्वपूर्ण 2 भाग हैं, गद्य और पद्य, और एक और पार्ट आ जाता है चंपू। गद्य क्या है, जहां व्याकरण नियमों का पालन हो। पद्य क्या है, जहां व्याकरण नियमों का उल्लंघन हो। इसके बाद हमने बात करी कि गद्य में कौन कौन सी महत्वपूर्ण विधाएं होती हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी विधाएं, लेकिन एक परिचय के रूप में मैंने आपको विधाएं बता दी। फिर पद्य के रूप में महत्वपूर्ण 4 पार्ट है, महाकाव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और खंड काव्य। चारों समझ में आ गए। इसके बाद हमने बात करी काल विभाजन, यानी हम जो गद्य और पद्य पढ़ेंगे वो किस तरीके से पढ़ेंगे। तो 4 महत्वपूर्ण भागों में पढ़ेंगे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्ति काल में मुख्य तौर से क्या पढ़ने वाले हैं, सिद्धनाथ साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य और अमीर खुसरो। हालांकि एक विद्यापति को भी हम वही पढ़ते हैं। भक्ति काल में 2 महत्वपूर्ण भाग पढ़ेंगे, जो कि 1350 से 1750 तक है, यानी सगुण भक्ति परंपरा और निर्गुण भक्ति परंपरा। सगुण भक्ति परंपरा के 2 पार्ट होंगे, राम काव्य और कृष्ण काव्य। राम काव्य के प्रवर्तक तुलसीदास और कृष्ण काव्य के प्रवर्तक सूरदास। निर्गुण भक्ति के भी 2 महत्वपूर्ण भाग होंगे, संत काव्य परंपरा और सूफी काव्य परंपरा। संत काव्य परंपरा कबीर के द्वारा प्रवर्तन किया गया और सूफी काव्य का मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। रीतकाल के महत्वपूर्ण 3 भाग होते हैं, रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, और एक और पढ़ेंगे रीत इतर। आधुनिक काल के महत्वपूर्ण भागों में यहाँ तो दिन बहुत ज्यादा करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें कंटेंट भी मिलता है। भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तर, जिसको प्रगतिवाद भी कहते हैं, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी और समकालीन कविता। इतनी सी बात समझ में आई। चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।